नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11 का हमारा जो भूगोल है उसमें चैप्टर 4 की बात हम कर रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर 9 के अंदर या लेक्चर 9 के अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज वाली बात है क्योंकि आप पहले से इस बात को नहीं जानते, क्योंकि एक छोटी सी चीज बची हुई रह गई है। और वो कौन सी चीज है? देखो, मानसून हमने पढ़ लिया, जलवायु हमने पढ़ ली, उसके अलावा मौसम जो है उसको हमने देख लिया, लेकिन ऋतु की बात किसी के साथ लटक के हो रही थी। मानसून के साथ थोड़ी थोड़ी हो रही थी, मौसम के साथ थोड़ी थोड़ी हो रही थी, जलवायु के साथ थोड़ी थोड़ी हो रही थी। लेकिन वो जो टॉपिक है उसे एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के अंदर जो ऋतुएं हैं वो 6 हैं, लेकिन कई बार इनको डिफाइन करने के लिए 4 ऋतु का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम ऋतु क्या है और ये कैसे बदलती है, सीजन जिसे हम कहते हैं, और ये किस प्रकार भारत के अंदर चेंजिंग लाती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ऋतु के बारे में, भारत में ऋतु, बस इतना ही लेक्चर है। भारत में ऋतु यानी छोटा सा और मस्त लेक्चर होने वाला है, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, बस देखते रहिए। ऋतु की बात हम करेंगे। भारत के अंदर यूं तो 6 ऋतुएं होती है, लेकिन इसमें शिशिर वगैरह को मैंने हेमंत को और शिशिर को हटा रखा है क्योंकि मोस्टली ये ऋतुएं भारत के अंदर देखने को मिलती है। देखो क्या, सर्दी, गर्मी, वर्षा और पतझड़, ऐसे याद रखना है इसको, सर्दी, गर्मी, वर्षा और पतझड़। इसको 4 रूपों में देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि भारत के अंदर मोस्टली ये शब्द प्रयोग होते हैं और इनका समय याद करने का बहुत आसान तरीका है। आपको ऐसे देखने में लगेगा यार अभी तो कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में हमने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे याद किए थे, अब ये क्या लेके आ गए सर आप? ये बहुत आसान चीज है। अगर इसको हम देखें तो देखो 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक भारत में सर्दी रहती है। भारत में सर्दी कब रहती है? देखिए बहुत आसानी से समझना है इसको। सर्दी की अगर बात करें तो भारत में शीत ऋतु जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च। अब गिनिए, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, कितना समय आ रहा है यहाँ पे? 3 माह का समय आ रहा है। पहली वाले में कितना आ रहा है? 3 माह, 3 महीने, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 यानी पहले 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई और 15 मई से 15 जून। यहाँ भी कितना आ रहा है? 3। आगे वाले में कितना? 3 आ रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ भी कितना आ रहा है? 3। अब आप कहेंगे सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 हो रहे हैं, वहां 15 ज्यादा तो यहाँ 15 कम, 3 ही महीने हो रहे हैं ना। तो 3-3 महीने का गैप है इन सब में। कितने कितने महीने का? 3 का। 3 महीने कौन सी रही? शीत ऋतु। फिर 3 महीने कौन सी बता रहा है? गर्मी वाली ऋतु। फिर 3 महीने कौन सी बता रहा है? वर्षा ऋतु। और फिर 3 महीने कौन सी बता रहा है? शरद ऋतु। टोटल कितने महीने होते हैं भारत में? 12 महीने। ये देखो, भारत में 12 महीने की जो ऋतुएं हैं उसको हम यहां समझ रहे हैं कि 3 3 3 3 3 12, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्दी जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च को भारत में वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, आप खुद सोचो, रटना कुछ भी नहीं है। 15 दिसंबर से ठिठुरने वाली सर्दी पड़ने लग जाती है और लगभग हल्का असर अभी जैसे फरवरी चल रही है मार्च तक दिखाई देगा, 15 मार्च तक। उसके बाद क्या शुरू होने लग जाएगी? उसके बाद गर्मी शुरू होने लग जाएगी। क्या शुरू होने लग जाएगी उसके बाद? उसके बाद गर्मी शुरू होने लग जाएगी और गर्मी चलेगी 15 मार्च से 15 जून। कहां से कहां तक चलेगी? 15 मार्च से लेकर 15 जून तक क्या चलने वाली है? गर्मी चलने वाली। 15 जून जैसे ही खत्म होती है, वैसे तो 1 जून को मानसून केरल में प्रवेश कर जाता है, लेकिन 15 जून से हम क्या मानते हैं? वर्षा ऋतु मानते हैं क्योंकि इस समय 15 जून के आसपास तो मानसून कोलकाता तक पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी डिले होता है, कभी कभी लेट होता है, तो ये गर्मी वाला समय होता है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर। तो ये आपको अंगुलियों पे होनी चाहिए 4 ऋतुएं जो हम देख रहे हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है मोस्टली। ये वैसे ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। इसमें हेमंत और शिशिर को हमने नहीं डाला। आगे देखिए, शीत ऋतु। अब इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले कि ये क्यों होती है, ठंड क्यों बढ़ जाती है, गर्मी क्यों आ जाती है, फिर बाद में वर्षा क्यों आ जाती है, फिर बाद में ये सर्दी और गर्मी, और फिर बीच में पतझड़ कहां से आ जाता है, शरद ऋतु कहां से आ जाती है, ये चीजें हम एक एक देखने वाले हैं।
ये 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है, मतलब होता है कर दो, इसको पुल्लिंग कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। शीत ऋतु, ठंड की बात कर रहे हैं। 15 दिसंबर से ठंड बढ़ जाती है और 15 मार्च जाते जाते खत्म हो जाती है। ऋतु बदलाव में मुख्य भूमिका सूर्य की होती है। ये चीजें हम जानने वाले हैं कि ऋतु बदलती क्यों है, सूर्य की होती है। यानी मुख्य भूमिका किसकी बता रहे हैं, सूर्य की बता रहे हैं। अभी देखेंगे हम कैसे ऋतु बदल जाती है, ठीक है। ऋतु बदलाव में मुख्य भूमिका सूर्य की होती है। हमारी पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ये हमने कई बार देखी है कि 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। ये तीनों ही क्या है, अक्षांश है। तीनों ही क्या है भाई, अक्षांश है। क्योंकि हम जानते हैं आडी जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, अक्षांश होती है। और अगर हम ग्लोब की बात करें इस प्रकार से, ये ग्लोब बना दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। तो इस ग्लोब पर सबसे बीच में हमने जो 0 डिग्री रेखा खींची है, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, या फिर जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको हम भूमध्य के नाम से जानते हैं, भूमध्य के नाम से जाना करते हैं। तो ये जो रेखा है ये वाली रेखा है। अब इससे ऊपर 23.5 डिग्री हम चलेंगे अक्षांश में, 23.5 डिग्री, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने 23.5 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे नीचे भी 23.5 डिग्री हम चले, ये लिख दिया मैंने 23.5 डिग्री। ये चीज कई बार आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब यहाँ तो जो रेखा है वो विषुवत रेखा है ये, और ये आपको जो दिखाई दे रही है ये करक रेखा है, और ये जो मकर रेखा है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मकर रेखा है। मतलब सॉरी, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ऊपर हमेशा मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कम, क्या बनाई थी, कम। अब इसमें ऊपर नीचे है तो अपन भी ऊपर नीचे हो रहे हैं वहां पे, तो आप सीधा ग्लोब में देखेंगे के और मैं, ये हो जाएगी मकर, क्या हो जाएगी, मकर, और ये हो जाएगा करक। तो ये करक रेखा और ये मकर रेखा, बीच में कौन सी होगी, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ हुआ था, अब इसमें अपने स्लाइड जो बनी हुई है उसमें विषुवत नीचे, तो अपन कंफ्यूज करके नीचे वाले पे कर देते हैं, जबकि नीचे क्या है, मकर रेखा। आप सिर्फ इतना याद रखें कि ग्लोब के अंदर बीचों बीच जो रेखा होती है वो 0 डिग्री होती है, उसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। उसे 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है जिसको करक रेखा कहा जाता है, और उससे नीचे दक्षिण गोलार्ध में भी एक रेखा है 23.5 डिग्री पे, उसे मकर रेखा कहा जाता है। और इसी के कारण ऋतु बदलती है, इन्हीं के कारण ऋतु बदलती है। अब ये सूर्य है माना, इस सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ रही है, तिरछी कहां पड़ रही है, इसी कारण से बदलती है। हमारी पृथ्वी पर 3 रेखा है, करक, मकर और विषुवत। जब शीत ऋतु होती है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, सूर्य इस पर चला गया। अब देखो ये यहां बनाते हैं, ये रेखा कौन सी थी, विषुवत, ये मकर और ये करक। अब ये ग्लोब बना दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। अब सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर, तो आप जानते हैं उस समय भारत कहाँ है, यहाँ है भारत, तो करक रेखा पर, करक रेखा बीच में से गुजर रही है भारत के। तो इससे तो जो ये वाली रेखा है सीधी है यहाँ पे, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो रेखा है विषुवत रेखा, इससे तो भारत 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर क्या मामला है यहाँ पे, बात यह है कि यहाँ अगर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही है तो इस समय भारत में तो किरणें पड़ ही नहीं रही है, तो भारत में अपने आप ही क्या हो जाएगी, सर्दी, यानी बहुत कम किरणें भारत की तरफ आती है। अगर सूर्य सीधा करक रेखा पर चमकता है तो भारत में ऑटोमेटिकली गर्मी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ये बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। अगर करक रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी तो इसका मतलब गर्म होगा वो स्थान, और करक रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अगर मकर रेखा नीचे है, मकर रेखा, तो अब सूर्य किरणें यहाँ मकर रेखा पर पड़ रही है, इस स्थान पर आ रही है किरणें, और भारत यहाँ बैठा है, तो यहाँ क्या है, कम किरणें पहुंच पाती है, इसलिए भारत में क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो छोटी सी बात थी, है ना, ठीक है। तो शीत ऋतु होती है, सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर होगा भारत में क्या होगी, सर्दी होगी, और वो समय कौन सा होगा, 15 दिसंबर से 15 मार्च वाला, ठीक है। आगे देखिए, जिस वजह से सूर्य की दूरी भारत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, मतलब ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, भारत से बढ़ जाती है, इतना याद रखना आपको, इसको काट दो, ठीक है। भारत से बढ़ जाती है, यानी कि जिस वजह से सूर्य जो है उसकी दूरी भारत से बढ़ जाती है। अब ये सूर्य और इसकी किरण सीधे मकर रेखा पर आएगी तो नीचे की तरफ चली गई, भारत तो फिर विषुवत है, फिर उसके ऊपर मकर है, भारत तो वहां बैठा है, इसलिए भारत में क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। तो यही बात ये कह रहा है, इसी कारण ठंड पड़ने लगती है, सूर्य किरणें नहीं आएगी तो ठंडी पड़ेगी, गर्मी थोड़ी पड़ेगी, सूर्य ही करता है सब कुछ। ये देखो, ये सूर्य यहाँ पे है और ये बीच में मैं यहाँ बना देता हूँ, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा और ये
कर्क रेखा। अब इसकी किरणें सीधे यहाँ आएगी, मान लो थोड़ा सा ऊपर आ गए यहाँ, तो यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी गर्मी, और थोड़ा सा नीचे आ गया सीधी किरणें यहाँ जा रही है इसकी, तो क्या हो जाएगा भारत के अंदर सर्दी। तो ये बात आप समझ रहे। ठंडी हवाएं भारी हो जाती है। ठंडी हवाएं क्या हो जाती है भारी, ठंडी हवाएं भारी कब हो जाती है, जब उच्च वायुदाब हो जाता है। क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब। वायुदाब। निम्न वायुदाब कब होता है, निम्न वायुदाब जब होता है गर्म हवाएं ऊपर उड़ जाती है। निम्न वायुदाब गर्मी वाले क्षेत्रों में होता है, तो गर्मियों में भारत में क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा, और सर्दियों में क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। ये चीज याद रखें आप, सर्दियों में भारत में क्या होगा, उच्च वायुदाब, क्योंकि हवाएं ठंडी होती है तो ऊपर नहीं उड़ती है। हवाएं जब हल्की होगी और गर्म होगी जब उठेगी, तो गर्मियों में हवाएं जो गर्म होगी, गर्म होकर हल्की हो जाएगी तो ऊपर उड़ जाएगी, तो भूमध्य रेखा जो है इक्वेटर जिसे हम कह रहे हैं, उस पे हमेशा क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। जबकि गोलार्ध जो होते हैं, ये वाले गोलार्ध जो होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का ये ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध का ये ध्रुव, ध्रुव जो होते हैं हमेशा पोलर जिसे हम कहते हैं, वह हमेशा ठंड रहती है और वह हमेशा क्या देखने को मिलता है, उच्च वायुदाब। जबकि भूमध्य रेखा वाला जो ये क्षेत्र है, यहाँ हमेशा इसे ग्रेट सर्किल कहते हैं, ये बहुत ही हीट क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर उठने के कारण ये स्थान खाली हो जाता है, तो निम्न वायुदाब होता है। ठंड वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब होगा। इसलिए भारत में जब सर्दी होगी 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, उस समय भारत के अंदर क्या रहेगा, उस समय भारत के अगर कोई स्थिति शीत ऋतु है, इसका मतलब भारत में उच्च वायुदाब है। क्या है, उच्च वायुदाब। ठीक है, आगे देखिए, नमी मात्रा अधिक बढ़ जाती है। अब ठंड है तो नमी की मात्रा बढ़ेगी, गर्मी होगी तो सूखे की मात्रा बढ़ जाएगी। इस ऋतु में वर्षा का कारण मानसून नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिसंबर और फरवरी में क्या आती है भारत के अंदर, मावठ आती है, आपको पता है। दिसंबर से लेकर फरवरी में भारत में कौन सी वर्षा आती है, मावठ आती है। कौन सी आती है भाई, मावठ। ठीक है, ये हमें देखना है। भारत में इस समय उच्च दाब रहता है, मैं बता ही रहा हूं उच्च दाब रहता है। उच्च दाब कहां रहेगा, जहां ठंड होगी, हवाएं ऊपर नहीं उठ पाएगी, क्योंकि हवाएं भारी रहती है ठंड के कारण। ये आप याद रखें, कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है उच्च दाब और निम्न दाब में, नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा और अगले साल बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा इसको लेके, यार ये उच्च दाब निम्न दाब बीच में आ रहे हैं, इसका क्या करें। कुछ नहीं है, उच्च दाब और निम्न दाब क्या है, जहां सर्दी होगी हवाएं जो है ठंडी रहेगी, ठंडी हवाएं भारी होती है, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाती है, वो नीचे ही रहती है, तो वायु का दाब नीचे ही रह जाता है। गर्मी के अंदर हवाएं गर्म होती है, गर्म होने से हवाएं हल्की होती है और हल्की होके ऊपर उड़ जाती है, तो वो क्षेत्र निम्न दाब वाला क्षेत्र हो जाता है। निम्न दाब भूमध्य रेखा या इक्वेटर विषुवत पर देखने को मिलता है, जबकि उच्च दाब जो होता है वो ध्रुव जो होते हैं, जिन्हें हम पोलर कहा करते हैं, वह ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में सर्दियों के अंदर अगर हम देखें 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, तो भारत में उच्च दाब होगा, लेकिन गर्मियों में अगर हम जून के आसपास देखें तो भारत में निम्न वायुदाब होगा, क्योंकि गर्मी के कारण हवाएं, आप समझ गए क्या हो जाती है। उत्तरी भारत में हिमालय के कारण हवाएं चलती है, उत्तरी भारत में हिमालय के कारण हवाएं चलती है, टकराती है फिर आती है, टकराती है फिर आती है। यूपी बिहार भारत के कई हिस्सों में शीतलहर चलती है। अब ठंड के अंदर तो शीतलहर चलेगी, इसमें क्या दिक्कत है। यूपी बिहार और भारत के कई हिस्सों में शीतलहर चला करती है, सर्दियों में शीतलहर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो जब हो जाती जब ये कहता कि जो सर्दियों के अंदर गर्म लहर चला करती है ना, गर्मी के अंदर शीतलहर चला करती है। तो ये चीज तो जो है हमारी समझी हुई है, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर नहीं आई है। शीत ऋतु कब से कब होती है, इसकी विशेषता क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की यानी गर्मी की। हम ये जान गए कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो ऋतु थी वो कौन सी थी, वो थी शीत। लेकिन शीत के बाद तुरंत जो ऋतु आएगी उसका समय रहेगा 15 मार्च से लेके 15 सितंबर तक। ठीक है, ये लिखा हुआ है। गर्मी में सूर्य कर्क रेखा पर रहता है। फिर एक बार समझ लो इस बात को, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां जो रेखा है जिसे हम भूमध्य कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमध्य। क्या कह रहे हैं इसको हम, भूमध्य। लेकिन शुद्ध रूप में अगर देखें तो इसे विषुवत कहते हैं। ठीक है, ये विषुवत बना दी मैंने, विषुवत रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेटर या 0 डिग्री भी कहा जाता है। लेकिन यहां जो रेखा होगी उसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा। सर्दी गर्मी सब समझ में आने वाली है आपको इस बार। कर्क रेखा, इसको हम कहेंगे मकर रेखा, मकर रेखा।
ये 0 डिग्री पे है, ये ऊपर 23.5 डिग्री में उत्तर की तरफ है, ये उत्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ 23.5 डिग्री पर ये बनी हुई है, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। यहां तक आपके बात समझ में आ रही है। ये अपना सूर्य देवता मान लेते हैं यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। अब सूर्य की किरणें अगर सीधी इस प्रकार से एक ही किरण बना रहा हूं, एक बहुत है आपके लिए, है ना, तो एक ही किरण बना रहा हूं, सूर्य की किरणें सीधी किस पे पड़ी है, इस पे पड़ी है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत इस स्थान पर है, भारत किस स्थान पर है, इस स्थान पर ये कर्क रेखा है। सूर्य किरणें अगर यहाँ पड़ेगी तो भारत पे तो इसकी सूर्य किरण जो है हल्की फुल्की जाएगी, इस स्थान पर तो हल्की फुल्की जाएगी। अगर हल्की फुल्की जाएगी तो भारत में जब मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी, किस पर, मकर पर, मकर रेखा पर सीधी किरणें, तब क्या होगा, मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी तो उस समय भारत में क्या होगा, शीत ऋतु, शीत ऋतु, क्योंकि कर्क रेखा के आसपास है भारत तो बहुत दूर रह जाता है। लेकिन जब कर्क रेखा पर, किसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा पर, किस पर, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सीधी किरणें, उस समय क्या होगा आप बताइए, उस समय भारत के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य किरणें सीधी इस पे, ये किरणें सीधी इसके ऊपर आने लग गई भारत के ऊपर, तो भारत के अंदर क्या हो जाएगी, गर्मी। इसी बात को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्दी और गर्मी समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ गया। हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, ये 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी। लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले हमने देखा 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून होगी, यहाँ पे 15 जून, ठीक है ना, ये याद रखें आप। देखिए एक बार डायग्राम को देखते हैं क्या लिखी हुई थी। ये ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून है। अब 15 जून से 15 सितंबर लेंगे हम आगे वाला, वहां पे सितंबर टाइप हो गया था, आप याद रखें 15 दिसंबर से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 जून होगा। इस डायग्राम से याद रखना आपको। चलते हैं उस पर वापिस और डांटते हैं उसको कि भाई ये क्या किया आपने, ठीक है। तो ये यहाँ था, तो ये आपको क्या याद रखना है, 15 जून, ठीक है, ये यही है बस और कहीं भी नहीं है। गर्मी में सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, हमने पूरी चीज को देख लिया, समझ लिया कि गर्मी के अंदर जो सूर्य है वो किस पर है, कर्क रेखा पर रहता है। इसी कारण क्या बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। हवाएं तेज चलती है और उन तेज हवाओं को लू कहा जाता है। आज हम देखने वाले हैं इन हवाओं को कहां कहां क्या कहा जाता है, ठीक है ना, अलग अलग चीजें जो देखने वाले हैं हम। कभी कभी ये आंधियों का रूप ले लेती है, किसका रूप ले लेती है, आंधियां, जो लू चला करती है। गर्मियों में लू ही चलेगी, शीतलहर तो आ नहीं सकती, समझ रहे हैं इस बात को आप। तो लू जो चला करती है कभी कभी आंधियों का रूप ले लेती है। कई जगह ज्यादा आती है, जैसे राजस्थान में गंगानगर में बहुत ज्यादा आंधी आती है, तो कई जगह ज्यादा आती है आंधी और कई जगह कम आती है। तो ये बात थी ग्रीष्म ऋतु की। अब इन हवाओं को कई नामों से जाना जाता है। ये जो हवाएं होती है इनको कई नामों से जाना जाता है। बंगाल में क्या कहते हैं इसको, जो लू होती है, जो गर्मी होती है, उसको बंगाल के लोग क्या कहेंगे, काल बैसाखी। अभी हम जानने वाले हैं थोड़ी देर में काल बैसाखी क्या है। असम में इसको कहते हैं वोडो चिल्ली। क्या कहते हैं, वोडो चिल्ली। बात को समझना कि जो गर्म हवाएं चलती है भारत के अंदर 15 मार्च से लेकर 15 जून तक गर्मी का जो समय होता है, उस समय जो बंगाल है वहां जो गर्मी की हवाएं हैं, कौन सी हवाएं, गर्मी की हवाएं, उनको क्या कह रहे हैं वो लोग, गर्मी की हवाओं को यहाँ काल बैसाखी और असम के अंदर वोडो चिल्ली कहा जाता है। कहाँ क्या कह रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, बंगाल में काल बैसाखी और असम में वोडो चिल्ली के नाम से जाना जाता है। मानसून से पहले की वर्षा प्री मानसून है, ये बहुत अच्छा होता है। प्री मानसून जो होता है ना, जैसे प्री मानसून क्या कह रहे हैं हम, मानसून से पहले हल्की फुल्की बारिश आती है और वो खेतीबाड़ी के लिए यानी कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो प्री मानसून जो होता है वो अपना एक अलग ही इफेक्ट दिखाता है। कैसे दिखाता है, देखिए, जब गर्मी व वर्षा दोनों ही तो अंगूर आम की फसल के लिए फायदेमंद होती है। गर्मी और वर्षा, गर्मी भी है और वर्षा भी है। प्री मानसून में क्या होता है, धूप उतनी होती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें, और वर्षा आ जाती है तो वो बिल्कुल अमृत वाली वर्षा मानी जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, गर्मी और वर्षा दोनों ही खट्टे अंगूर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इस फसल के लिए फायदेमंद होते हैं। असम में जो चाय होती है, असम में क्या होती है, चाय जो होती है असम में, जैसे ही प्री मानसून, गर्मी भी है और बारिश भी आ गई, जैसे ही असम के अंदर प्री मानसून आता है तो जो चाय होती है वहां पे टी, उसके लिए चाय के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए उस मानसून को वो लोग
टी सोवर के नाम से जानते हैं। ये याद रखना, 1 नंबर का सवाल आ जाता है। टी सोवर असम में मानसून जो है उसको कहा जाता है। आपसे पूछेगा कैसे, असम में मानसून में जो प्री मानसून आता है उसको क्या कहा जाता है, तो टी सोवर। अब बताओ, केरल में ज्यादा आम होते हैं तो केरल में आएगा तो क्या कहेंगे, मैंगो सेवर। क्या कहेंगे, मैंगो सेवर। अगर हमारे राजस्थान में आता तो हम क्या कहते, बाजरा सोवर। क्या कहते, बाजरा शोवर। ठीक है ना। तो लेकिन आता ही नहीं है वो प्री मानसून, यहां तक पहुंचता ही नहीं है। प्री मानसून वह तटों पर ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो असम जो है वहां आया, असम में ज्यादा चाय होती है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इंग्लिश में टी सोवर याद कर लो। और केरल में मैंगो के लिए अच्छा होता है तो मैंगो सोवर के नाम से याद कर लो। तो चेरी ब्लॉसम केरल में मैंगो सेवर, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं, चेरी वहां होती है तो चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। आपको 3 स्टेट के नाम याद रखना है। अगर असम में आया तो टी सोवर, अगर कर्नाटक में आया तो चेरी ब्लॉसम, अगर केरल में आया तो आम खाना है। क्या खाना है, आम, तो मैंगो सेवर। तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु जो है वो कितनी फायदेमंद है, और अंगूर की खेती के लिए जो है वो प्री मानसून कितना खतरनाक साबित होता है। खतरनाक नहीं, अच्छा साबित होता है। क्या होता है, अच्छा साबित होता है। अब हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की। अब हम बारिश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं। बताओ कब से कब होगी, 15 जून से लेके 15 सितंबर। अब आपको याद भी होने लग गई। बताओ 15 दिसंबर से 15 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हो गई पहली हमारी सर्दी। फिर 15 मार्च से 15 जून, ये हो गई हमारी गर्मी। और फिर 15 जून से 15 सितंबर आपके सामने लिखी हुई है, दिख रही है आपको, ये कौन सी है, वर्षा ऋतु। इस समय मानसून का आगमन होता है। क्या होता है इस समय, मानसून का आगमन होता है 15 जून, आगे देख लो आप 1 जून के आसपास, क्योंकि 12, 13, 15 तारीख के आसपास मानसून कोलकाता के आसपास होता है। इस मानसून का आगमन होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसिक शब्द से हुई है। किससे हुई है, मौसिक शब्द से। मानसून जो शब्द है वो मौसिक से बना है। किससे बना है, इसको मॉन्सिको भी लिखा गया है कई जगह। ये पुर्तगाली शब्द है। कैसा शब्द है, पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द है मानसून। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाता है। मानसून जून में भारत में प्रवेश करता है। भारत में प्रवेश कब करता है, जून के अंदर प्रवेश करता है। ये आप जानते हैं, अब क्या बताएं इसको बार बार। 1 जून को प्रवेश करता है, केरल से प्रवेश करता है, और बहुत ही शानदार बात है, पंजाब तक जाता है, फिर हिमालय से टकराता है, फिर जाते समय जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश करते हुए चला जाता है। अंत में ये पंजाब जाता है। ये देखो लिख भी दिया इस बार मैंने, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं रहे। लास्ट में कहाँ जाता है, पंजाब। सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो मौसिन राम में होती है। 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है मौसिन राम में। कितनी, 1400 सेंटीमीटर बारिश होती है। पूरे भारत में औसत कितना है, 125। अब आप कहेंगे सर ये भारत का स्थान है तो 1400 कैसे, वो तो औसत निकाला हमने। पूरे भारत की जो वर्षा है उसका एवरेज औसत निकाला है हमने। लेकिन अकेला मौसिन राम में जितनी बारिश होती है उतनी तो जैसलमेर में पूरे 4-5 साल में होती है। देख लो आप, सबसे कम लेह में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, लेह जो स्थान है लद्दाख में, वहां सबसे कम हुआ करती है। तो ये ML आप याद रखें हमेशा, ML। मौसिन राम और लद्दाख, ज्यादा बारिश कम बारिश, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखना है। तो पंजाब क्या है, मानसून का बॉर्डर है। वहां से पंजाब वापिस प्रत्यावर्तन होने लग जाता है, लौटने लग जाता है, निवर्तन हो जाता है। विच्छेद का मतलब मानसून का रुकना होता है बीच में। वितरण का मतलब कहाँ कितनी बारिश है, तो ये दोनों वितरण के पॉइंट है। जैसे मौसिन राम में ज्यादा बारिश हो रही है और लेह में कम हो रही है, तो ये वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आगे देखिए, बड़ी ही मजेदार चीज, लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में होती है। तेलंगाना ये क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मोस्टली याद रखना आपको। मानसून दिशा, मानसून की दिशा भारत में, मानसून की दिशा भारत में क्या है, दक्षिणी पश्चिमी स्थान पर 80% बारिश करता है मानसून, फिर उत्तर पूर्व में बारिश करता है, और फिर अन्य स्थानों पर बारिश करता है। देखो कितना बचा, 80 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ हो गया, तो हो गए 83 और बचे हैं 17। तो उत्तर पूर्व में 17% बारिश करता है मानसून। कितनी, 17। देखो मैं इसको आपको थोड़ा मैप से समझा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस प्रकार से इसको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए यहां से मानसून ने प्रवेश किया, और ये जो पश्चिमी घाट है, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट,
और ये पूर्वी घाट। ठीक है, यहाँ आपको पता है अरब सागर है, यहाँ आपको पता है इसे सिंधु सागर कहते हैं, यहाँ आपको पता है महोदधि के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता है बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है ये? बंगाल की खाड़ी। किसकी बात कर रहे हैं? उधर वाले की। अगर ये पश्चिम घाट है और ये क्षेत्र जो है दक्षिण है, ये कौन सा है? दक्षिण। मतलब ये जो क्षेत्र है दक्षिण है और ये क्षेत्र पश्चिम है। तो पश्चिम और दक्षिण से मानसून गुजर रहा है, तो भारत में सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है 80%। ये एवरेज कितना माना जाएगा? 75 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी? 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा मानी जाएगी। औसत हम जानते हैं कि टोटल भारत में कितनी? 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। ठीक है, बाकी जो वर्षा है इनसे होने वाली। अब दक्षिण पश्चिम जो वर्षा है भारत में उधर से हो रही है, तो ये जो क्षेत्र है पश्चिम घाट वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के अंदर जो बारिश होती है वो 80% वर्षा किससे होती है? इसी मानसून से। कहते हैं कि मानसून अगर नहीं आता है तो 43% क्षेत्र में भारत में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है, सूखा। तो ये मानसून आना बहुत जरूरी है। ये रुकता है तो किसकी वजह से रुकता है? अल नीनो की वजह से। ठीक है, और आता है तो किसकी वजह से आता है? ला नीनो की वजह से। अगर उत्तर पूर्व की बात करें, ये उत्तर और ये पूर्व। ठीक है, अगर इस स्थान की अगर हम बात करें तो इस स्थान की उत्तर और पूर्व, या इधर से कोई बारिश भारत के अंदर आ रही है इस तरह से, तो वो है 17%। कितनी है? 17%। और क्या है? अन्य क्षेत्रों से, भारत के अंदर से भी तो जो हवाएं चलती है उनसे जो बारिश आती है, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश आती है इस तरफ से। भारत में कितनी तरफ से बारिश आती है इस चीज को यहां देखें आप। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना आप। अगर भारत में देखो, सबसे पहले आप देखो, ये है उत्तर, ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ठीक है, ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? पूर्व। अब एक तो भारत के अंदर बारिश आती है इन क्षेत्रों से, ये तो हुई दक्षिण पश्चिम वर्षा। एक भारत के अंदर बारिश आती है इस क्षेत्र से, ये हुई उत्तर पूर्व वाली वर्षा। एक भारत में आती है इस तरफ से दिसंबर और फरवरी में, वो जो बारिश होती है वो माउट की वर्षा होती है। माउट फरवरी से दिसंबर से फरवरी के बीच में आती है। एक भारत के अंदर की हवाओं से जो आती है वो अन्य में शामिल हो जाती है, स्थानीय हवाओं से जो आती है। तो ये 4 प्रकार से भारत में वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा स्थान ये रखती है। तो इन चारों स्थानों की बात करें तो 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी अकेले की करें तो 75 सेंटीमीटर। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 80% तक माना जाता है भारत में मानसून की वर्षा। इसका मतलब अगर भारत में मानसून नहीं आता है तो उस साल अकाल पक्का पड़ जाता है, डेफिनेटली पड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये चीज आपने समझी। इसके बाद हम देख रहे हैं शरद ऋतु क्या है? ठंड वाली मौसम। ये देखो 15 दिसंबर के बाद तो क्या शुरू हो जाएगी? गर्मी शुरू हो जाएगी। उससे पहले क्या है? सर्दी यानी पतझड़ वाली ऋतु होती है एक प्रकार से। आसमान बिल्कुल साफ होता है, मानसून लौट चुका होता है, सूर्य दूर जा रहा होता है, यानी सुनसान सड़क है ना बंदा ना बंदे की जात। देख लुक्का इधर, ना बंदा ना बंदे की जात। फिर दिखाता है लुक्के को सलमान खान, इधर ना बंदा ना बंदे की जात, है ना। यहाँ अगर ऐसा कर दूं तो कैसा हो जाए, उसको मारने करने की धमकियां देता है एक मूवी में। यानी कि ये वही मौसम है जब कोई भी दिखाई नहीं देता है, आसमान बिल्कुल दिखने को तो सब दिखते हैं, धरती भी रहता है, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है। दुखी आत्मा बेचारा घूमते रहता है इंसान, कुछ भी देखने को नहीं मिल जाता। पतझड़ कह सकते हैं इसको। 15 सितंबर से देखो, आप समझ गए। पहले था 15 दिसंबर से शुरू किया था हमने, 15 दिसंबर से 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च से 15 जून, 15 जून से 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, फिर आ गया दिसंबर। ये थी हमारी गर्मी, ग्रीष्म लिख दो इसको, ग्रीष्म। ये थी हमारी शीत, ये थी हमारी वर्षा जून वाले में। ठीक है, और ये जो है हमारी शरद। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई, क्योंकि इनमें 3-3 महीने का गैप है। कितने कितने महीने का? 3 + 3 + 3 + 3 + 12। तो आपको ये आसानी से याद हो जाती है। लेकिन ये हमने देख ली कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है, सूर्य क्या होता है उस समय? गर्मी का जो समय होता है, सूर्य सीधा किस पे होता है? कर्क रेखा पर होता है। और सर्दी जब भारत के अंदर होगी तो सूर्य मकर रेखा पर होगा।
लेकिन वर्षा ऋतु जब होती है भारत के अंदर तो वो तो मानसून पे डिपेंड है, उस पे सूर्य किधर ही रहे क्या मतलब है। और अब आ रही है शरद ऋतु, तो ये तो बिल्कुल आसमान खुला सा हो जाता है, ना तो सूर्य किरणें ज्यादा आ रही है ना कम आ रही है, सूर्य दूर जा रहा होता है, सूर्य बहुत दूर जा चुका है हमसे, क्योंकि सूर्य जो है वो काफी दूर हमसे जा चुका है। मानसून लौट चुका है, मानसून प्रत्यावर्तन हो गया। देखो समय कौन सा आ रहा है, प्रत्यावर्तन हो गया मानसून का, निवर्तन भी कहते हैं इसको, निवर्तन या फिर लौटना भी कहते हैं, मानसून का लौटना, मानसून का जाना भी कहते हैं। मानसून सितंबर के लास्ट वीक में जाना शुरू कर देता है और अक्टूबर में पूर्णतः चला जाता है, अक्टूबर में पूर्णतः चला जाता है। तो ये समय कौन सा आ रहा है, देखिए आप, सितंबर से अक्टूबर के बीच आ रहा है, इसका मतलब मानसून चला गया। मौसम जो है, आसमान जो है वो बिल्कुल साफ हो गया, सूर्य दूर जा रहा होता है। ये चीज हमने देखी। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले 3-4 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में कुछ प्रसिद्ध तूफान आते हैं जो स्थानीय अलग अलग जगहों पर अलग अलग आते हैं। जैसे प्री मानसून में जो बारिश आती थी ना, केरल के लोग मैंगो सेवर कह रहे थे उसको, है ना, तो वो जो असम के लोग हैं टी सोवर कह रहे थे उसको। वैसे ही जैसे प्री मानसून आता है, वैसे गर्मियों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान तो वही होता है गर्मी वाला, लेकिन अलग अलग स्थानों पर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसकी बात हम करते हैं। तो पहला आम्र वर्षा, देखिए पढ़िए और समझिए। ग्रीष्म यानी गर्मी के ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जिसे हम प्री मानसून कहते हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में, ये चिल्ली वाला में ये एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। यानी कि ये क्या चीज है, मैंगो सेवर, मैंगो सेवर, सोवर जिसको कहा गया था हमने, तो वो जो चीज है उसका ही हिंदी रूपांतरण है ये आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो ये जो आम्र वर्षा है केरल के लिए भी आम्र वर्षा है, यानी मीठी वर्षा है। यहाँ मैंगो जो शब्द है वो यहाँ पे हिंदी में मीठे के लिए प्रयुक्त हुआ है, कृषि के लिए मिठाई का काम कर देती है। कौन, ये आम्र वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात हो गई। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को ही आम्र वर्षा कहा जाता है। याद रख लोगे आप, कैसे याद रखोगे, आम्र वर्षा जो है गर्मी का प्री मानसून है जो हमने पढ़ा, जिसे हम मैंगो सेवर कह रहे थे, और ये जो है एक तूफानी वर्षा है जो आम के लिए, अंगूर के लिए अच्छा काम करती है, टी यानी चाय के लिए अच्छा काम करती है। इसको मैंगो सेवर के नाम से या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक, कहवा जो होता है कॉफी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। यानी कि फूलों वाली वर्षा जो है केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है, और ये भी बहुत फायदेमंद होती है, किसके लिए, कृषि के लिए। अगली चीज बहुत महत्वपूर्ण है, काल बैसाखी। क्या बात कर रहे हैं हम, काल बैसाखी, ध्यान से समझना। असम और पश्चिम बंगाल, बताओ आम्र वर्षा कहाँ के लिए, केरल के लिए, और कहाँ, पश्चिम तट के लिए, ठीक है, कर्नाटक के लिए, ठीक है। केरल के तट थे मुख्य, तो क्या थे, केरल के तट। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, इस आम्र वर्षा की। कहां का थी, देखो केरल के तट और कर्नाटक वाला क्षेत्र आम्र वर्षा का क्षेत्र, पक्का याद रखें। काल वैसाखी की अगर बात करें तो इसमें देखो असम आएगा और पश्चिम बंगाल आएगी, है ना। तो मैं बैसाख के महीने में, चैत्र बैसाख, चैत्र और बैसाख, चैत्र के बाद 6 ऋतुएं हमने जब पढ़ी थी वह चैत्र बैसाख आ रहा था शुरू में, ठीक है ना। तो आप याद रखना, बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली, किस समय चलती है, काल बैसाखी हवाएं कब चलती है, शाम को। कहां चलती है भाई, असम और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं, मतलब शाम के समय चलती है। काल बैसाखी जो होती है असम और पश्चिम बंगाल में चलती है, और भयंकर हवाएं चलती है, और उन हवाओं के साथ भयंकर बारिश आया करती है। और ये महीना जो होता है वो बैसाख का महीना होता है, इसलिए इसको बैसाखी कहा जाती है। बैसाख का महीने का काल है, ये डर है बैसाख का महीने का, क्योंकि भयंकर विनाशकारी पवनें चलती है। काल का मतलब क्या होता है, खतरा है। किस महीने में आता है, बैसाख महीने में। किस महीने में आता है भाई, बैसाख महीने में। है क्या, खतरा है, इसलिए इसका नाम क्या है, काल बैसाखी, ठीक है। कहां आता है, असम और पश्चिम बंगाल में। कब आता है, वैशाख में, याद है आपको। बहुत विनाशकारी वर्षा युक्त यानी पानी वाली, वर्षा वाली पवनें यानी हवाएं, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा आप देखो। विख्यात नहीं है, विख्यात तो अच्छा होता है, कुख्यात बदनाम होता है।
इनके कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। ये खुद ही कह रहा है काल बैसाखी नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि इतनी खतरनाक पवनें होती है, इतनी खतरनाक वर्षा की हवाएं होती है जो क्या करती है, जो ये देखती है कि सब कुछ सत्यानाश कर दो, है ना। तो ये सत्यानाश करने वाली हवाएं होती है, नाम से ही लग रहा है, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। क्या है? आने वाली तबाही। चाय पटसन में चावल के लिए ये पवने अच्छी होती है, चाय के लिए अच्छी है भाई, चावल के लिए अच्छी है ना। चाय और चावल तो मिल गए, यानी डबल चे मिल गए। क्या मिल गए? एक पटसन मिल गया, पवने अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं असम में इसको? बारदोली छीड़ा। ये जो स्थानीय नाम है ना, ये लेके डूब जाते हैं। अब इसको असम वालों को इसको बारदोली छीड़ा कहने की कहां जरूरत थी? गांधी जी से प्रभावित है, बारदोली सत्याग्रह किया था उन्होंने। तो बारदोली छीड़ा असम में किसको कहा जाता है, या फिर बारदोली छीड़ा क्या है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो काल बैसाखी का नाम ही क्या है? बारदोली। असम के लोग काल बैसाखी को क्या कहते हैं? बारदोली कहते हैं। बताओ आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक में। आम्र वर्षा कहाँ होगी? केरल और कर्नाटक में। वो तो अच्छी थी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, वो तो सोवर के नाम से जानी जाती थी, मैंगो सेवर, टी सोवर आदि नाम से उसको जाना जाता था। लेकिन काल बैसाखी जो है बड़ी खतरनाक है, हवाएं जो होती है उनमें भयंकर वर्षा होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ी तबाही मचा देती है, तबाही मचा देती है। कुख्यात है, असम और पश्चिम बंगाल में आती है, लेकिन इसको जो असम के लोग हैं वो बारदोली छीड़ा के नाम से जानते हैं। तो यही पश्चिम बंगाल वाले ये नाम रख लेते ताकि हम एक ही नाम याद कर लेते। तो बारदोली छीड़ा क्या है ये आपको आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं लू की। किसकी बात कर रहे हैं? लू। आप जानते हैं गर्म हवाएं जो होती है वो लू के नाम से जानी जाती है, गर्मी के नाम से जानी जाती है लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवने। कैसी पवने? पीड़ादायक। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। दिल्ली और पटना यूपी बिहार वालों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है ये लू है, बहुत ज्यादा स्थान पकड़ लेती है। इससे अच्छी तो बेचारी जेट स्ट्रीम है। कहां चला करती है बताओ? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहती है कि तुम्हारे नीचे यही चलाओ तुम, काल बैसाखी, लू, आम्र वर्षा। मैं तो धरती से ऊपर चला करती हूँ। कितनी ऊपर? 6 से 14 किलोमीटर ऊपर चला करती हूँ। और मैं तो क्षोभ मंडल को भी टच नहीं करती, मैं तो सीधा कहाँ चलती हूँ? समता मंडल को। अगर मेरे में से थोड़ी सी हवा कोई आ जाए तो वो क्षोभ मंडल में चल रही है तो उसको मैं पछुआ पवने कह देती हूँ। और पछुआ पवने तो आपके फायदा कर देती है। जो विक्षोभों वाली हवाएं जो होती है वो तो आपके फायदा कर देती है। मैं तो समता मंडल में चला करती हूँ। कौन कह रही है? मैं नहीं, जेट स्ट्रीम कह रही है। 6 से 14 किलोमीटर चला करती हूँ। गर्मियों में मेरी रफ्तार जो 110 किलोमीटर होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर होती है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, मैं तो बहुत फायदा कर देती हूँ। जेट स्ट्रीम क्या कह रही है? मैं तो बहुत फायदा कर देती हूँ। और कुछ हवाएं जो व्यापारिक पवनें होती है वो अगर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो वो दाईं ओर हो जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अगर दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो उनकी दिशा क्या हो जाती है? बाईं ओर हो जाती है। कैसे हो जाती है? बाईं ओर हो जाया करती है। तो जेट स्ट्रीम अच्छी चीज थी, हमने देखा। ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार था। अब इसका एक लेक्चर बचा है, सिर्फ कितने लेक्चर बचे हैं? सिर्फ एक लेक्चर बचा है, जिसके अंदर इसका बच्चा कुछ सब पढ़ लेंगे हम कि ये चीजें इसकी रह गई थी। इस चैप्टर के अंदर मौसम से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड, ऋतु से रिलेटेड यानी वेदर, सीजन, है ना, सारी चीजें जो है, क्लाइमेट, इकोसिस्टम, सारी चीजें, इन्वायरमेंट पूरा आ गया था इसके अंदर। इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण, हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारे चारों ओर जो आवरण फैला हुआ है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। बस वो बेसिक चीज आप पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं, उस बेसिक को तो छोड़ दिया गया और सीधा एक लेवल से उठाया गया था। किस चैप्टर को? इस वाले चैप्टर को। मैं यूं कहूं कि पूरी किताब के चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के मौसम, जलवायु आदि को समझने के लिए ये हमारा जो चैप्टर था ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस बार कमेंट में आपको क्या लिखना है, आपको ये चैप्टर पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, ये चैप्टर आपको पूरा समझ में और अंगुलियों पे हुआ कि नहीं हुआ, ये जरूर बताना है। ठीक है, ये जो है बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो तो वास्तव में समझते हैं और देखते हैं, लेकिन नहीं पढ़ने वाले जो बीच में पैराशूटिंग लैंडिंग करते हैं, एक आध जो है लेक्चर देख के फिर शांति से बैठ जाया करते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये सिलेबस जो है हमारा खत्म होने वाला है, बहुत तेज और फास्ट गति से हम चल रहे हैं, लेकिन कईयों को बहुत जल्दी कि फटाफट खत्म हो जाए, यानी कि जितना हो पाए
जितना सिलेबस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अगले चैप्टर है। आप थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी पे टिका हुआ है बाढ़ और सूखा अगला चैप्टर, उससे आगे वाला मृदा चैप्टर है। ये मृदा, बाढ़, सूखा ऐसे चैप्टर आगे 3-4 जो है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो अगर आपने 4 चैप्टर ढंग से पढ़े। इसका मतलब ये किताब लगभग आपको पूरी समझ में आ गई। अब कमी किसकी है यहाँ पे? कमी थोड़ी थोड़ी सबकी है। आप खुद मन से थोड़ा सा शुरू कर दो ताकि बहुत अच्छे से इस चीज को आप कर लो। पटना के बीच इनकी तीव्रता बढ़ जाती है, किसकी? लू की तीव्रता बढ़ जाया करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट और अगले लेक्चर में। जब तक के लिए विदा चाहता हूं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।